नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 26 जून 2025 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। 4 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल अर्बन मोबिलिटी से संबंधित मिंट का आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल फाइनेंशियल एक्सप्रेस का है, ओलंपिक बिड से संबंधित। तीसरा आर्टिकल 2-3 आर्टिकल का कंपाइलेशन है। शुभांशु शुक्ला हमारे एस्ट्रोनॉट, दूसरे भारतीय जो स्पेस में गए राकेश शर्मा के बाद 41 साल बाद। तो एक्सियम 4 मिशन से संबंधित सारी चीज़ें और इंडिया का आने वाला मिशन गगनयान सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे लास्ट में एथिक्स का एक छोटा सा पोर्शन, एटीट्यूड हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, अर्बन कंजेशन एंड ट्रैफिक जैम से संबंधित है। मिंट का ये आर्टिकल है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर 1 अर्बनाइजेशन और जीएस पेपर 3 में जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला टॉपिक है ना, वहां से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो, हम प्रॉब्लम की बात करते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन की बात करेंगे। देखो होता क्या है, हमारे देश में ना जैसे जैसे सिटीज एक्सपेंड होती हैं तो पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। अब पॉपुलेशन बढ़ती है तो फिर सरकार को लगता है कि यार या तो नए रोड बनाओ, या फिर जो पुराने रोड हैं उनको चौड़ा कर दो, या फिर फ्लाईओवर बनाओ, या फिर अंडरपास बनाओ। तो ये सब सरकार करना स्टार्ट कर देती है ताकि पॉपुलेशन जो बढ़ गई है ना सिटीज में, उन्हें एकोमोडेट किया जा सके। लेकिन ये सॉल्यूशन ना कभी काम नहीं करता। काम क्यों नहीं करता? काम इसलिए नहीं करता क्योंकि जैसे जैसे नए रोड बनते हैं ना, वैसे वैसे नई कारें, न्यू कार्स सड़क पे आनी स्टार्ट हो जाती हैं। लोगों को लगता है अरे यार रोड तो खाली है, कार से चलेंगे, कम ही टाइम लगता है कार से। तो जितने भी रोड बना लो, थोड़े टाइम बाद फिर से कंजेशन हो जाता है क्योंकि लोगों को लगने लगता है रोड खाली है तो कार से चलते हैं, कम टाइम लगेगा। तो फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है क्या? दिक्कत आखिरकार है कहां पे? पहले पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं, आप दिल्ली का एग्जांपल लीजिए। दिल्ली में रोड पे जितना स्पेस है ना, 75% जो रोड पे स्पेस है वो प्राइवेट कार्स ले जाती हैं। आप ये तस्वीर देखो, ज्यादातर आपको यहां पे प्राइवेट व्हीकल्स देखने को मिलेंगे। इन प्राइवेट व्हीकल्स में ना आपको सिंगल ऑक्यूपेंट देखने को मिलेगा, मतलब सिर्फ एक पर्सन बैठा है। आप बोलोगे सर इससे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है ना फर्क। मतलब एक तरफ देखो बसेस चल रही हैं, बसेस में ज्यादा लोग बैठे हैं। ऑटो रिक्शाज हैं, ऑटो रिक्शाज में भी कई बार 3-3, 4-4 लोग बैठ जाते हैं। पॉइंट यहां पे ये है, ये जो सिंगल ऑक्यूपेंट प्राइवेट कार्स वाले हैं ना, ये टोटल लोग जितने ट्रैवल करते हैं ना, उसमें से सिर्फ 20% है। मान लीजिए 100 लोग सड़क पे ट्रैवल कर रहे हैं ना, सिर्फ 20% यानी 20 संख्या है इन प्राइवेट कार वालों की। लेकिन रोड में स्पेस लेने के मामले में 75% स्पेस ये ले जाते हैं। सेकंड पॉइंट, वैसे देखो हमारे देश में अभी भी सिर्फ 10% इंडियंस के पास में कार वगैरह है। डेवलप कंट्रीज से अगर मुकाबला करोगे, कंपेयर करोगे तो ये संख्या बहुत कम है। लेकिन हमारे देश में जो ये 10% कारें हैं ना लोगों के पास में, अब इस पे भी सरकार काफी सब्सिडी देती है। कौन सी सब्सिडी सरकार देती है ये तो देखो मुझे पता नहीं। हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सरकार जरूर सब्सिडी देती है। बाकी तो सरकार टैक्स ही लगाती है। जीएसटी अलग से लगता है, रोड टैक्स अलग से लगता है, गाड़ी की जब आरसी बनवाने जाओ, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो अलग से चार्जेस लगते हैं। हाँ, इतना जरूर है, ये कार वाले जो लोग हैं ये देखो रोड पे स्पेस ज्यादा ले लेते हैं, तो पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वालों के लिए, दूसरे लोगों के लिए जगह बचती नहीं है। और ये जो कार वाले लोग हैं अपनी कार पार्क करके रखते हैं। जैसे देखो एक सिंगल पार्क कार जो है 23 स्क्वायर मीटर स्पेस खा जाती है। अब शहरों में इतना सारा स्पेस जो है ये कार वाले खा जाते हैं। उस स्पेस का सोच के देखो इस्तेमाल हो सकता था, वेंडर्स के लिए इस्तेमाल हो सकता था, जहां पे जो रेडी वाले हैं अपने रेडी लगा सकें, और बहुत क्रिएटिवली उस स्पेस का इस्तेमाल किया जा सकता था जिसे ये कार वाले यूज कर लेते हैं। मुंबई में एक स्टडी हुई, ये सामने आया, म्युनिसिपल ऑडिट हुआ था, ये सामने आया, टोटल जितने फुटपाथ है ना उसमें से 30% जो फुटपाथ हैं वो या तो पार्क्ड व्हीकल्स के द्वारा ब्लॉक्ड हैं, या फिर देखो कुछ और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि फुटपाथ आगे बीच में ब्लॉक्ड है, लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। फिर देखो राइटर बोलते हैं मेट्रो का जो नेटवर्क है वो बड़ा है, इससे फायदा भी हुआ है। लेकिन मेट्रो की दिक्कत ये है, मेट्रो से लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। जैसे दिल्ली में किसी को जाना है फॉर एग्जांपल सीपी से आगे कोई थोड़ा सा दूर जाना है 2 किलोमीटर, अब वहां पे मेट्रो नहीं जा रही। सीपी से वो बंदा उतरेगा,
आगे के 2 किलोमीटर या फिर उसे ऑटो लेना पड़ेगा या फिर बस मुश्किल से मिलेगी। ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि प्लानिंग अच्छे से नहीं हुई है। अगर मान लो हर एक मेट्रो स्टेशन के पास कुछ बस स्टॉप होते, कुछ और फैसिलिटीज होती, तो फिर लास्ट माइल कनेक्टिविटी अच्छे से डेवलप होती। लेकिन हमारे देश में ना चीज़ें साइलोज में चलती हैं। मेट्रोज वाले जो हैं वो बस वालों से मिलके काम नहीं करते, बस वाले जो हैं वो ऑटो वालों से मिलके काम नहीं करते, तो अलग अलग साइलोज में काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन आपस में होता नहीं, इसलिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। फिर नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं, ये जो शेयर्ड मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है ना, जैसे ओला है, उबर है, रैपिडो वगैरह है, अब ये जो है ना प्लेटफॉर्म्स, एग्रीगेटर, ये देखो सॉल्यूशन का पार्ट है, इन्हें दुश्मन नहीं मानना चाहिए। अब ओला उबर में क्या है, 2-2 3-3 लोग जाते हैं, कई बार एक भी जाता है, लेकिन ओला उबर में वो गाड़ियां चलती हैं जो वैसे भी मतलब पुरानी गाड़ियां हैं, वो वैसे भी पड़ी होती साइड में, कबाड़ में पड़ी थी, लेकिन लोगों को लगता है कि हाँ ओला उबर में चला लेते हैं, थोड़ी कमाई हो जाएगी, तो रिसोर्स का यूज हो जाए। राइटर के अनुसार रिसोर्सेज का यूज हो रहा है। लेकिन दिक्कत ये आती है, ओला उबर जैसे जो प्लेटफॉर्म्स है ना, इनके लिए भी प्लानिंग अच्छे से नहीं होती। एक अच्छी चीज जैसे ये कि अब दिल्ली में इंडिया गेट है, वहां पे ना बहुत भीड़ लगती है, जबरदस्त जाम लगता है, तो सरकार ने अब जाके अच्छी चीज की है कि इंडिया गेट पे ना ओला उबर जैसी टैक्सीज है ना, इनके लिए अलग से पिकअप पॉइंट और ड्रॉप पॉइंट बना दिए गए हैं ताकि वो कहीं पे भी खड़े ना हो जाएं। ये चीज ना हर जगह एप्लीकेबल होनी चाहिए, हर जगह। मतलब कोई मेट्रो स्टेशन हो, वहां पे डेडिकेटेड ओला उबर का पिकअप पॉइंट, ड्रॉप पॉइंट, ताकि इन प्लेटफॉर्म्स को ना शहरों की मोबिलिटी में शामिल किया जाए, इनको अलग ना माना जाए। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं, एक सिटी के अंदर ना एक ही अथॉरिटी होनी चाहिए जो पूरा कनेक्टिविटी और मोबिलिटी का देखे। मोबिलिटी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, सब आ जाता है इसमें, बस, मेट्रो, व्हीकल्स सब आ जाते हैं। तो एक ही अथॉरिटी होनी चाहिए जो सब कुछ देखे, फिर वो कोऑर्डिनेशन वगैरह की दिक्कत नहीं आएगी। और उससे भी ज़्यादा, जैसे कई जगह पे ना ये ट्राई भी किया गया है, एक ही कार्ड हो, एक कार्ड जो हर जगह इस्तेमाल हो, ट्रेन में भी इस्तेमाल हो, मेट्रो में भी इस्तेमाल हो, बस में भी इस्तेमाल हो, बल्कि ओला उबर में भी इस्तेमाल हो, हर जगह एक ही कार्ड इस्तेमाल हो, तो कितना बढ़िया हो। जैसे कोची का एग्जांपल दिया जाता है, कोची वाटर मेट्रो जो है वो इंटीग्रेट की गई है फेरी सर्विसेज के साथ में और ई ऑटो फीडर के साथ में, मतलब अलग अलग ट्रांसपोर्ट के जो मीडियम्स हैं उनका आपस में इंटीग्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर बोलते हैं, अभी जैसे क्या होता है कि शहरों में ना जहां पे ट्रैफिक कंजेशन ज़्यादा होता है ना, जहां पे ट्रैफिक जाम ज़्यादा लगता है, वहां पे क्या करो, पार्किंग चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दो। मतलब इतने ज़्यादा पार्किंग चार्ज बढ़ा दो कि लोग उस एरिया में ना इधर उधर अपनी कार गलत पार्क ना करें और सीधा चले जाएं उस एरिया से। कई बार होता क्या है, मतलब कुछ एरियाज में ना लोग इधर उधर अपनी कारें खड़ी कर देती हैं जिस वजह से जाम लगता है। तो पार्किंग चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, जिससे डेटरेंस पैदा होगा, डर पैदा होगा लोगों में। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं, देखो हर एक सिटी की प्रॉब्लम्स अलग हैं, हर एक सिटी के सॉल्यूशन अलग हैं, तो हमें ना सिटी स्पेसिफिक सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। जैसे दिल्ली में पोल्यूशन की समस्या भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे सीएनजी वगैरह पे सरकार का ज़्यादा फोकस है, ई व्हीकल्स पे सरकार का ज़्यादा फोकस है। उसी प्रकार से जहाँ पे जो प्रॉब्लम ज़्यादा है ना, सॉल्यूशन भी सिटी स्पेसिफिक होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो ये है, अगर देखो प्राइवेट कार्स जो अभी इतना सारा स्पेस ले जाती हैं शहरों में, अगर वो स्पेस वापस से रिक्लेम कर लिया जाता है ना, अभी क्या है, अभी ना रोड की प्लानिंग, शहरों की प्लानिंग ना कार सेंट्रिक ज़्यादा रहती है, पेडेस्ट्रियन सेंट्रिक नहीं रहती कि पैदल लोग जो हैं वो आसानी से चल सकें, साइकिल वाले आसानी से चल सकें, उन पे सेंट्रिक सिटी की प्लानिंग नहीं होती है। और कार ज़्यादा है, इस वजह से कंजेशन होता है, तो आपको पता है फिर इतना तेल खराब हुआ, लोगों का टाइम वेस्ट हुआ, प्रोडक्टिविटी खराब हुई, एमिशन हुआ, पोल्यूशन हुआ, कितना हर डायमेंशन में नुकसान ही नुकसान है कंजेशन से, हर डायमेंशन में नुकसान है जो कि कम किए जा सकते हैं अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अच्छे ढंग से मैनेज करें। तो होता क्या है, सरकार का फोकस हमेशा ज़्यादा होता है कि ज़्यादा रोड बनाने से काम नहीं चलेगा, जितना स्पेस हमारे पास में है उसका भी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हमें करना होगा, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। कुछ और नई नई चीज़ें ट्राई की जा सकती हैं, जैसे
जो कुछ वल्नरेबल एरियाज हैं ना, जैसे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनके अराउंड लो एमिशन जोन इस्टेब्लिश किया जाए कि यहाँ पे ज़्यादा एमिशन वाले व्हीकल्स ना जाएं, यहाँ या फिर यहाँ पे कारें ना जाएं, लिमिटेड कारें जाएं। उसी प्रकार से वैसे हमारे शहरों में मुझे नहीं लगता ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। स्कूल भी कितने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में होते हैं, हॉस्पिटल भी कितने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में होते हैं, तो वहाँ पे क्या ही लो एमिशन जोन इस्टेब्लिश करेंगे, बहुत डिफिकल्टी आएगी। हाँ, ये किया जा सकता है वीकेंड कार फ्री जोन, एक कल्चर डेवलप किया जा सकता है कि संडे को एटलीस्ट जरूरी काम वाले ही व्हीकल चला सकते हैं, दूसरे लोग व्हीकल नहीं चला सकते। लेकिन इसमें भी चैलेंज आएंगे, बहुत से लोग बोलेंगे कि यार संडे को ही तो लोग बाहर निकलते हैं पैसा खर्च करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो उन्हीं से ज़्यादा होती है। अगर लोग अपना व्हीकल लेके संडे को नहीं उतरेंगे बाज़ार में तो हमारा काम कैसे चलेगा, हमारी सेल नहीं होगी। तो रियल टाइम चैलेंजेस तो हैं, हर मतलब कोई सोल्यूशन है तो उसके कॉन्स भी होते हैं, नुकसान भी होता है सॉल्यूशन से। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर ये बोलते हैं, देखो ये सिटीज़ में जो मोबिलिटी का इशू है ना, रातों रात नहीं ठीक होगा, ये हमें धीरे धीरे करके ठीक करना पड़ेगा, नई नई चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी। शुरुआत में पायलट बेसिस पे ट्राई की जा सकती हैं, अगर वो चीज़ें सही निकली तो फिर बड़े स्केल पे इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। तो इस प्रकार से हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया अर्बन मोबिलिटी से संबंधित। चलते हैं आगे। 20-30 सेकंड में आपको बता देता हूँ कौन कौन से पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। बहुत ज़्यादा कारें हैं, स्पेस काफ़ी ज़्यादा कम है। कार जो हैं 75% रोड स्पेस ले जाती हैं, जबकि 20% से कम लोग उनमें ट्रैवल करते हैं। रिजल्ट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम, एक कार 23 स्क्वायर मीटर स्पेस ले लेती है। रिजल्ट कंजेशन, फुटपाथ ब्लॉक्ड, और पैदल चलने वालों के लिए बहुत कम स्पेस बचता है। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अच्छा किया है सिटीज़ ने, लेकिन लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है और ट्रैफिक जैम कंजेशन लगता है। क्या नुकसान होता है? तेल का नुकसान, एमिशन बहुत ज़्यादा, लोगों का टाइम का नुकसान, कंजेशन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स, मतलब हर तरफ से नुकसान ही नुकसान है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन ये हो सकता है कि रोड्स को ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ किया जाए। हर एक मेट्रो स्टेशन के पास में ये ओला उबर के ट्रांजिशन सेंटर होने चाहिए ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी आए, सब कुछ इंटीग्रेटेड ढंग से चले। यूनिफाइड अथॉरिटी होनी चाहिए, यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, जिसके अंडर सब चले। और कार्ड भी सेम होना चाहिए, जो कार्ड मेट्रो में इस्तेमाल हो वो बस में भी हर जगह, ओला उबर में भी हर जगह वही। पार्किंग चार्जेस डिमांड के हिसाब से बढ़ जाने चाहिए। स्कूलों हॉस्पिटल्स के आसपास लो एमिशन जोन बनाए जाएं, कार फ्री जोन वीकेंड को, ये सब होना चाहिए। फिर जो सॉल्यूशन है ना वो प्रॉब्लम के हिसाब से होने चाहिए, सिटी स्पेसिफिक होने चाहिए। जैसे दिल्ली की समस्या पोल्यूशन है तो सॉल्यूशन उस हिसाब से, मुंबई कोलकाता चेन्नई उनकी प्रॉब्लम अलग है तो उसी हिसाब से सॉल्यूशन। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, ओलंपिक्स एंड स्पोर्ट्स से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सिस्टमेटिक ढंग से पॉइंट वाइज फॉर्म में इस आर्टिकल को हम डिस्कस करते हैं, काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट्स निकलेंगे। सबसे पहले कंटेक्स्ट आपको बता देता हूँ। कंटेक्स्ट ये है, 2036 ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए ना इंडिया ने बिड लगाई है, मतलब इंडिया इंटरेस्टेड है 2036 में ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स इंडिया होस्ट करना चाहता है। अब देखो ये ना बहुत बड़ी गेम चेंजिंग मूवमेंट है। आप बोलोगे कैसे? ये देखो इसलिए क्योंकि अभी तक ओलंपिक्स ना सिर्फ यूरोप के देशों में या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में आयोजित होता आया है, लेकिन अगर इंडिया ओलंपिक्स को होस्ट करेगा ना, स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि ओलंपिक्स सिर्फ अमेरिका या फिर यूरोप के लिए नहीं है। इंडिया, ब्राज़ील, अफ्रीका, ये जो देश है ना, इनका भी पूरा पूरा हक है ओलंपिक्स को होस्ट करने पर। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ओलंपिक्स को होस्ट करना ये कोई चैरिटी नहीं है कि हाँ भाई आप इंडिया को ओलंपिक्स होस्ट करने दे रहे हो, नहीं, बल्कि देखो ग्लोबल स्पोर्ट्स में ना बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ना ओलंपिक्स कमेटी में ना, इंटरनेशनल ओलंपिक्स जो कमेटी है ना, उसकी प्रेसिडेंट बनी है, फीमेल प्रेसिडेंट बनी है पहली बार, जिम्बाब्वे की स्विमर है क्रिस्टी कोवेंट्री। खुद स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हैं, स्विमर रह चुकी हैं। तो इनकी जो अप्रोच है वो इंक्लूसिव है, सबको साथ लेके चलना चाहती हैं कि ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज करना सिर्फ डेवलप कंट्रीज की मोनोपोली नहीं होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या इंडिया रेडी है ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए? देखो इंडिया ना हमेशा से बड़े बड़े इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना चाहता था।
टाइमिंग का इशू नहीं था, इंडिया तो पहले भी चाहता था, लेकिन ये कह के कई बार इनकार कर दिया जाता था कि इंडिया अभी इस प्रकार के बड़े इवेंट्स के लिए तैयार नहीं है, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंडिया के पास में रिसोर्सेज का क्रंच है। तो इस वजह से फिर इंडिया बोली लगा नहीं पाता था ओलंपिक्स को होस्ट करने की। बट आज के समय में आप देखो, इंडिया की जो इकोनॉमी है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है, और इंडिया के पास पैसा है अब ओलंपिक्स को होस्ट करने का। फाइनेंशियल कैपेसिटी इंडिया की सफिशिएंट है, बड़े बड़े इवेंट्स को इंडिया होस्ट कर चुका है, जैसे G20 समिट, क्रिकेट वर्ल्ड कप और भी इंटरनेशनल इवेंट्स हैंडल करने के लिए अब हमारे पास में एक्सपर्टीज है। इंडिया में देखो 22 लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, सारे जो लोग हैं मिलजुल के रहते हैं, और ओलंपिक्स की जो स्पिरिट है एग्जैक्टली यही तो है। मतलब समझ गए ना, आज इंडिया ज्यादा कॉन्फिडेंट है ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए। हर लिहाज से देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में काफी डेवलप है, रोड्स अच्छे डेवलप हैं, अच्छे स्टेडियम्स हैं, एयरपोर्ट कितने ज्यादा हो गए हैं इंडिया में, अच्छे एयरपोर्ट हैं। 2010 में हमने कॉमनवेल्थ गेम्स को आयोजित किया था, अब उससे तो इंडिया काफी आगे बढ़ चुका है। लेकिन आप में से कुछ लोग ये बोलोगे, सर ठीक है इंडिया तैयार है, लेकिन फायदा क्या है इतनी बड़ी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का? नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम होगा, इतना सारा खर्चा हो जाएगा खाम उतना खर्चा हम करें गरीबी को मिटाने में तो हमारे देश में गरीबी घट जाएगी, इतना बढ़िया इंफ्रा डेवलप हो जाएगा। इंफ्रा डेवलप करने के लिए तो पैसे नहीं है, और ये स्पोर्ट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवा के क्या ही करेंगे? तो इसके जवाब में राइटर बोलते हैं इंडिया को बहुत फायदा होगा। अच्छा, इंडिया को फायदा बाद में दिया हुआ है, पहले ओलंपिक्स को क्या फायदा होगा अगर ओलंपिक्स इंडिया में आयोजित होते हैं, तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इंडिया को क्या फायदा होगा। ओलंपिक्स को क्या फायदा होगा? पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है इंडिया में, 140 करोड़, साउथ एशिया का मिला दें तो 200 करोड़, इतनी सारी पॉपुलेशन। अब ओलंपिक्स के लिए बहुत बड़ी ऑडियंस है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन। साउथ एशिया में जो पॉपुलेशन है ना, 50% लोग तो 30 साल से कम उम्र के हैं। तो जो फ्यूचर एथलीट्स हैं, फैंस हैं, वो इन्हीं 200 करोड़ लोगों से आएंगे। समझ गए? यूथ एनर्जी बहुत ज़्यादा है इंडिया में। फिर देखो, अगर ओलंपिक्स इंडिया में आयोजित होते हैं तो ओलंपिक्स मूवमेंट की जो रीच है वो बढ़ जाएगी, नए मार्केट्स, नए फैंस इजीली मिल जाएंगे ओलंपिक्स को। फिर देखो, इंडिया की जो वैल्यूज है ना वो ओलंपिक्स की वैल्यू से मैच करती हैं। जैसे इंडिया में सर्विस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, सेवा को हम बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो ओलंपिक्स में भी जो वैल्यूज हैं, फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट, सेम ही तो है, और दूसरों की हेल्प करना इंडिया के कल्चर में भी है। वासुदेव कुटुंबकम का एग्जाम्पल ले लीजिए। वासुदेव कुटुंबकम इंडिया की वैल्यू है, मतलब दुनिया एक फैमिली है, और ओलंपिक्स में भी तो कंसेप्ट है यूनिटी का। तो इंडियंस जो है वो नेचुरली वेलकम वाला नेचर रखते हैं, हम हमेशा से वासुदेव कुटुंबकम में विश्वास करते आए हैं। अब इंडिया वाला पॉइंट देख लेते हैं, इंडिया को क्या फायदा होगा। देखो, ओलंपिक्स होस्ट करने से ना जो करंट डेवलपमेंट प्लान्स है ना वो स्पीड अप हो जाएंगे। मतलब जैसे एयरपोर्ट बनना है, कहीं पे कोई फ्लाईओवर बनना है, तो जब ओलंपिक्स सर पे आ जाएंगे तो काम जल्दी जल्दी होगा। अरे यार ओलंपिक्स आने वाले हैं, जल्दी बनाओ रोड, जल्दी ये फ्लाईओवर बनाओ, जल्दी इंफ्रा डेवलप करो। तो मतलब एग्जिस्टिंग प्लान थोड़ा स्पीड अप हो जाएंगे। नेक्स्ट 2047 तक देखो अपने को ना डेवलप नेशन बनना है, तो फिर डेवलप नेशन बनना है तो उसमें स्पोर्ट्स, इंक्लूजन, इन पे भी फोकस जरूरी है। ओलंपिक्स से ये सारे जो गोल्स हैं हम अचीव कर सकते हैं। मैंने कोई खास पॉइंट लगा नहीं मुझे, लेकिन ठीक है, आजकल हर पॉइंट को विकसित भारत से जोड़ा जा रहा है तो जोड़ देते हैं। नेक्स्ट है बेटर फैसिलिटीज। देखो, अगर ओलंपिक्स आयोजित होंगे तो उसके चक्कर में नए स्टेडियम्स बनेंगे, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था अच्छी होगी, नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेंगे, रिमोट एरियाज तक स्पोर्ट्स पहुंचेगा, सिटीज में इंफ्रा अच्छा होगा। तो मतलब ये सारे फायदे होंगे ओलंपिक्स इंडिया में आयोजित होने से। सरकार की देखो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी स्कीम्स चल रही हैं अभी स्पोर्ट्स के लिए, जैसे टॉप्स स्कीम है। टॉप स्कीम में क्या होता है, जो एलीट एथलीट्स हैं, मतलब जिनके मेडल जीतने की संभावना ज़्यादा होती है, उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। इसके अलावा उनको अच्छी कोचिंग, अच्छे इक्विपमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। सरकार उनको बोलती है हम पैसा खर्च करेंगे, आप विदेश में सीख के आओ। वो सीखने जाते हैं, लेकिन कुछ ही एथलीट्स को मदद मिलती है इस स्कीम के अंतर्गत जिनकी मेडल जीतने की संभावना ज़्यादा होती है। उनको सरकार, जैसे कोचिंग वाले नहीं होते,
वो स्टूडेंट्स जो रैंक लाने की हिम्मत रखते हैं उनका अलग से बैच बना देती है कोचिंग वाले। तो उसी प्रकार से है ये टॉप स्कीम। नेक्स्ट है खेलो इंडिया। खेलो इंडिया में क्या होता है, स्कूल कॉलेज लेवल पे ही टैलेंट को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और यंग एज से ही स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप किया जाता है खेलो इंडिया प्रोग्राम के थ्रू। फिर एक है माई भारत। माई भारत में ना यूथ को लीडरशिप और स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। ओवरऑल देखो फोकस जो है वो यूथ की डेवलपमेंट पर ही है माई भारत में भी। तो ये सब डिस्कस कर लिया। अब देखो एक चीज और बताता हूं। राइटर थोड़ा इमेजिन करते हैं, सपनों की दुनिया में ले जाते हैं। राइटर बोलते हैं कि सोच के देखो 2036 में इंडिया ओलंपिक्स आयोजित करेगा तो उस समय क्या होगा। एक तरफ वैदिक चैंट्स, जो वैदिक मंत्र हैं वो बोले जा रहे होंगे, दूसरी तरफ बॉलीवुड का डांस चल रहा होगा, एक तरफ क्लासिकल म्यूजिक, दूसरी तरफ जैनजी क्रिएटर्स साथ में परफॉर्म कर रहे होंगे। तो मतलब इंडिया में ना आपको एक तरफ ट्रेडिशन, दूसरी तरफ मॉडर्निटी, दोनों का परफेक्ट संगम इंडिया में देखने को मिलता है। और ये चीज वहां भी देखने को मिलेगी जब ओलंपिक्स का इनाग्रेशन होगा। और देखो हर बार जब ओलंपिक्स आयोजित होते हैं ना तो एक नए फ्लेवर के साथ आयोजित होते हैं। जैसे बार्सिलोना में आयोजित हुए, थीम थी रिन्यूअल। बीजिंग में थीम थी एम्बिशन, कि चाइना ग्रो करना चाहता है, चाइना एम्बिशियस है। लंदन में थी इंक्लूजन। तो इंडिया में जब ओलंपिक आयोजित हो तो थीम होनी चाहिए मल्टीकल्चरलिज्म। आज जहां वर्ल्ड देखो इतने सारे सेक्शंस में बटा हुआ है, डिवाइडेड है, वहां देखो इंडिया में 140 करोड़ लोग कैसे मिलजुल के रहते हैं, वो इंडिया पूरे वर्ल्ड को सिखा रहा है। लास्ट में देखो आर्टिकल में ये भी बोला जाता है कि ओलंपिक्स की ना कई बार रेलेवेंस कम भी हो रही है। बहुत सारे देश इच्छुक नहीं होते, इंटरेस्टेड नहीं होते ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज करने में अब। और रेलेवेंस पे भी बहुत क्वेश्चन उठते हैं कि आज के डिवाइडेड वर्ल्ड में क्या रेलेवेंस है। लेकिन देखो ओलंपिक्स जो है वो यूनाइट करते हैं पूरे वर्ल्ड को। और इंडिया में ओलंपिक्स अगर आयोजित होंगे तो जाहिर तौर पे एक बहुत बढ़िया ये सिंबोलिज्म होगा कि देखो डेवलपिंग कंट्रीज की भी एस्पायरेशन है, अब वर्ल्ड को उनकी एस्पायरेशन को समझ के उनको भी मौका देना होगा। तो यही पूरा आर्टिकल है, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो स्पेस सेक्टर से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 में जो स्पेस वाला टॉपिक है ना, वहां से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हम। कंटेक्स्ट क्या है, देखो अभी तक ना हम बचपन से यही याद करते आए हैं कि स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय यात्री राकेश शर्मा, अभी तक यही याद करते आए हैं ना। लेकिन आप मुझे बताओ सेकंड कौन है? अभी तक देखो पिछले 41 सालों में सेकंड कोई गया ही नहीं था। अब हमारे देश से शुभांशु शुक्ला जो हैं, वैसे एयरफोर्स के टेस्ट पायलट हैं, लेकिन अभी इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है एज ए एस्ट्रोनॉट। तो ये भारत के दूसरे भारतीय हैं जो अब स्पेस में गए हैं और फर्स्ट इंडियन होंगे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंचेंगे। ये देखो कल तो पूरा दिन यही चलता रहा। ये भारत के लिए अब बहुत से लोग बोल रहे हैं गर्व की बात है, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत पीछे रह गए यार हम। मतलब 41 सालों बाद कोई दूसरा भारतीय जो है वो स्पेस में गया है और पहला भारतीय जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचेंगे। ये एक्सियम 4 मिशन का हिस्सा है। एक्सियम 4 मिशन क्या है? ये जो एक्सियम है ना, ये देखो एक कंपनी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इलोन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स कंपनी के पास में रॉकेट है, टेक्नोलॉजी है, ये ह्यूमन बींग्स को ना स्पेस में भेज सकती है। अब आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए स्पेसएक्स कंपनी को ना अपना एक एस्ट्रोनॉट भेजना है स्पेस में किसी काम से, रिसर्च वगैरह करने के लिए। लेकिन जिस कैप्सूल में वो बंदा जाएगा ना बैठ के, उसमें 3 लोगों की और सीट खाली है। तो अब इतना महंगा मिशन होता है, ऐसा तो है नहीं कि स्पेसएक्स कंपनी अकेले को भेज दे कि जाओ काम करके आओ, बाकी 3 सीट खाली हैं तो खाली हैं। नहीं, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। अब देखो स्पेसएक्स कंपनी के पास में इतना टाइम भी नहीं है सबसे पूछते फिरे, हाँ महेश तुम जाओगे स्पेस में, चलोगे, 1 सीट खाली है। भाई वो कंपनी नहीं करती स्पेसएक्स ऐसा काम। तो स्पेसएक्स ना ये सारा काम एक कंपनी को दे देती है जिसका नाम है एक्सियम। एक्सियम का काम कुछ ना आईआरसीटीसी जैसा है। आईआरसीटीसी टिकट की बुकिंग करता है ना रेलवेज के लिए,
तो एक्सियोम कंपनी भी ना टिकट बुक करती है, आप यूं मान लो टिकट बुक करती है। अब इंडिया को अपना एक एस्ट्रोनॉट भेजना था शुभांशु शुक्ला स्पेस में, तो इंडिया ने इस कंपनी को बोला कि भैया कोई मिशन जा रहा है क्या किसी कंपनी का? तो एक्सियोम ने बोला कि हाँ, एक बस जा रही है, यानी एक स्पेस एक्स का मिशन जा रहा है, उसमें मैं आपको सीट दिलवा दूंगा। तो बीच में एक्सियोम का काम आप समझ गए ना, सीट वगैरह दिलवाना ये काम है। समझाने में 1 मिनट लग गया, लेकिन ठीक है, स्टोरी भी समझ में आनी चाहिए ताकि दिमाग में छप जाए। तो अब ये एक्सियोम 4 मिशन गया है स्पेस में, जिसमें टोटल 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं, जिसमें से एक हैं शुभांशु शुक्ला जो भारत के हैं। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे 14 दिनों के अंदर पहुंच जाएगा ये मिशन। तो पहले भारतीय होंगे शुभांशु शुक्ला जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कदम रखेंगे। अब खास बात यह है क्यों भेजा गया इनको, शुभांशु शुक्ला को देखो इसलिए भेजा गया है क्योंकि इसरो का अपना खुद का एक मिशन लॉन्च होगा 2027 में, गगनयान मिशन। ये जो मिशन है ये इंडिया का फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन होगा, मतलब पहली बार इसरो अपने आप से ह्यूमन बींग्स को स्पेस में भेजेगा। 2027 में ये मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो अब देखो शुभांशु शुक्ला को ना इसलिए भेजा गया है स्पेस में, एक तो ना वो वहाँ पे 8 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। एक्सपेरिमेंट जैसे कि देखो इक्विपमेंट्स इनको दिए गए हैं कि जाके देखो स्पेस में ये इक्विपमेंट्स कैसे काम करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सपेरिमेंट हैं ये परफॉर्म करेंगे स्पेस में जाके। भाई कौन सी टेक्नोलॉजी काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, इमरजेंसी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, क्या प्रोसीजर रहते हैं स्पेस में, क्या प्रोटोकॉल्स रहते हैं, आप जाओ सब कुछ सीख के आओ। अभी तक देखो इनको सिमुलेशन से तो ट्रेनिंग दे दी गई थी, एडवांस ट्रेनिंग इनको ऑलरेडी दिलवाई जा चुके हैं शुभांशु शुक्ला को, लेकिन देखो रियल टाइम एक्सपीरियंस तो रियल टाइम एक्सपीरियंस होता ही है ना। तो इससे पहले कि ये पहली बार गगनयान मिशन में जाएं, इसरो चाहता था कि इन्हें एक बार रियल टाइम एक्सपीरियंस दिलवाया जाए स्पेस का, और इसके लिए इसरो ने ना सीट खरीदी है एक्सियोम से इनके लिए 548 करोड़ में। बढ़िया, शुभांशु शुक्ला मतलब बहुत महंगी सीट पे वो घूम के आ रहे हैं। घूम के तो क्या आ रहे हैं, काम से जा रहे हैं, मतलब सीख के आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट करके आ रहे हैं जो बाद में काम आएगी। ये इसरो का जो गगनयान मिशन है ना, इस पे टोटल खर्चा आएगा 20,200 करोड़। अब द हिंदू वालों की तो आदत है, वो तो थोड़ा रोते हैं। तो द हिंदू वाले कहते हैं इतनी महंगी सीट खरीदी तो कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए इसरो का, क्यों खरीदी, क्या क्या फ़ायदे होंगे, थोड़ा और क्लियरली बताना चाहिए इसरो को, देश का पैसा है। राइटर देखो इसके बाद ये बोलते हैं जब राकेश शर्मा गए थे ना स्पेस में, तो उस समय सिचुएशन अलग थी। उस समय एक तो कोल्ड वार चल रहा था, तो नेशनल प्रेस्टीज का सवाल हुआ करता था स्पेस में जाना। एक तरफ यूएसए था, दूसरी तरफ यूएसएसआर, दोनों के बीच में स्पेस रेस चल रही थी, और पैसा लगाया जाता था सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा। प्राइवेट कंपनीज उस समय होती नहीं थी, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। बट आज तो देखो सिचुएशन टोटली बदल गई है। जब शुभांशु शुक्ला जा रहे हैं, आज प्राइवेट कंपनीज की एंट्री हो चुकी है, जैसे स्पेस एक्स जैसी कंपनीज, हमारे में भी धीरे धीरे स्पेस वाले स्टार्टअप्स इमर्ज होकर आ रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, रीयूजेबल रॉकेट आ गए हैं। कहने का मतलब है आज सिचुएशन पूरी तरह से अलग है। और देखो इंडिया ना स्पेस में जाने के लिए विभिन्न देशों के साथ में कोलैबोरेशन कर तो रहा है, खास करके यूएसए के साथ में, लेकिन यूएसए की पॉलिसी ना बहुत ज़्यादा अनसर्टेन रहती है। जैसे ट्रंप हैं, अब ट्रंप चाचा का कुछ पता नहीं है कब क्या बोल दें, क्या डिसीजन ले लें। जो बाइडन के कार्यकाल में ना यूएसए ने हमारे साथ में कुछ स्पेस एग्रीमेंट्स किए थे। फॉर एग्जांपल स्पेस में जाने में नासा जो है इसरो की मदद करेगा। अब ट्रंप के कार्यकाल में कोई भरोसा नहीं है कि वो एग्रीमेंट्स जो हैं वो वैसे के वैसे इंप्लीमेंट होंगे या फिर नहीं होंगे। दूसरा, अब देखो नासा यूएसए की सरकारी एजेंसी है, स्पेसएक्स कंपनी जो है वो कंपनी है इलोन मस्क की। अब इलोन मस्क और ट्रंप के बीच में भी टेंशन क्रिएट हो गई है, तो क्या नासा और स्पेसएक्स के बीच में थोड़ा कोऑपरेशन रहेगा या फिर नासा स्पेसएक्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा? अब यहां पे भी एक कॉम्प्लेक्सिटी पैदा हो गई है। फिर देखो जो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2030 में रिटायर होने वाला है, तो फ्यूचर क्या होगा?
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, एक बहुत बड़ा सैटेलाइट है, बहुत बड़ा सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब लेकिन ये सैटेलाइट ना एक प्रकार से स्टेशन की तरह भी काम करता है। यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होते हैं। एक्सपेरिमेंट जैसे पौधे कैसे उगेंगे माइक्रो ग्रेविटी में यानी कम ग्रेविटी में, स्पेस में कैसा इन्वायरमेंट होता है, कौन सी टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी स्पेस में, बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कंडक्ट किए जाते हैं। लेकिन ये रिटायर हो रहा है। अब बहुत सारे देश बोल तो रहे हैं कि हम अपना प्राइवेट स्पेस स्टेशन लॉन्च करेंगे, लेकिन फ्यूचर अभी अनसर्टेन है, सिर्फ बातें हैं अभी। इंडिया के संदर्भ में देखो ये बोला जाता है स्पेस के क्षेत्र में ना इंडिया के एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, ये सबको पता है। लेकिन अभी ना इंडिया को बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, R&D पे फोकस करने की आवश्यकता है। अभी इंडिया को प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है। सरकार बोल तो रही है कि हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अभी उतना सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर को स्पेस में नहीं मिल पाया है जितना मिलना चाहिए, होना ये चाहिए। राइटर हमेशा से एक बात बोलते आए हैं कि इसरो को सिर्फ रिसर्च पे फोकस करना चाहिए। बाकी देखो एक बार रिसर्च हो गई, प्रोडक्ट डेवलप हो गया, फिर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ देनी चाहिए। इससे ना इसरो अपने कोर काम में फोकस कर पाएगा, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएगा जो कि उसकी एक्सपर्टीज है जिसमें। इसके अलावा मिशन खत्म होने के बाद में इसरो को थोड़ी ट्रांसपेरेंसी भी लानी चाहिए कि ये इसरो ने किया, 548 करोड़ की सीट खरीदी, इससे क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि देखो लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। 548 CR खर्च किए हैं। अब हमारा देश USA जैसा देश तो है नहीं कि आप एक्सपेरिमेंट कर लो, नहीं, इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं कि क्या ज़रूरत थी। तो इसरो को थोड़ा ना कम्युनिकेट करना चाहिए कि ये फ़ायदे होंगे और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद देखो एथिक्स का एक छोटा सा पोर्शन हम लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। हमने एटीट्यूड के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया। अगर यूपीएससी यूं पूछ ले एटीट्यूड का फ़ायदा क्या है, लोग एटीट्यूड रखते हैं, बोलते हैं ना उस लड़की में एटीट्यूड बहुत है, तो क्या उसका फ़ायदा भी होता है क्या? फ़ायदे होते हैं देखो। तो अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस क्या होते हैं एटीट्यूड के। सबसे पहला फंक्शन है ऑब्जेक्ट अप्रेजल फंक्शन। मतलब ना एटीट्यूड हमें यह बताता है कि कोई चीज़ अच्छी है बुरी है। एटीट्यूड हमें हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्विकली जज करने में। मतलब समझ गए? जैसे देखो एक आदमी ना हर संडे डोसा खाता है, क्यों? क्योंकि उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है डोसा के प्रति, उसको मज़ा आता है डोसा खाने में, कंफर्ट मिलता है। तो हर संडे को ना वो बिना सोचे समझे डोसा खा सकता है क्योंकि डोसे के प्रति उसका जो एटीट्यूड है वो फेवरेबल है। अब उसे ना संडे को उठ के बहुत सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं डोसा खाऊं ना खाऊं। उसे पता है कि मेरा जो एटीट्यूड है डोसा के प्रति फेवरेबल है, इसलिए मैं डोसा खा लेता हूं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को ना एसेस करने में एटीट्यूड मना करता है। जैसे आपका कोई दोस्त है, आपकी कोई दोस्त है प्रिया। अब प्रिया के साथ में ना आपका एक्सपीरियंस खराब रहा है कि प्रिया छोटी छोटी बातों पे लड़ती है। तो जैसे प्रिया का नाम आएगा ना आप बोलोगे यार छोड़ो यार, उसको छोड़ो यार। क्यों? क्योंकि देखो आपका पास्ट एक्सपीरियंस प्रिया के साथ में खराब रहा है, तो क्विकली प्रिया को जज करने में ना एटीट्यूड आपकी मदद करता है। समझ गए? अब है नेक्स्ट फंक्शन एटीट्यूड का। देखो एटीट्यूड हमें गाइड करता है रिवार्ड्स पाने में और पनिशमेंट अवॉइड करने में। सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूं, हम देखो उन चीज़ों के फेवर में एटीट्यूड बनाते हैं जो हमें फ़ायदा देती हैं, और उनके अगेंस्ट हम एटीट्यूड बनाते हैं जिनसे नुकसान होता है। जैसे एग्जांपल आपको देता हूं, देखो आपको ना बॉस के साथ में रेपुटेशन बनानी है, बॉस से फ़ायदा लेना है, प्रमोशन लेनी है। तो वैसे आपको अल्कोहल वगैरह इतना पसंद नहीं है, लेकिन ना आपको पता है आपका बॉस लिकर लेता है, अल्कोहल लेता है, दारू पीता है वो, तो आपको लगेगा यार मैं भी ले लेता हूँ बॉस के साथ बैठ के, अल्टीमेटली ना मुझे प्रमोशन चाहिए। तो आपका ना अल्कोहल के प्रति एटीट्यूड चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि आपको रिवॉर्ड लेना है, आपको प्रमोशन लेनी है। तो एटीट्यूड हमें हेल्प करता है फायदा लेने में और पनिशमेंट अवॉइड करने में। नेक्स्ट है नॉलेज फंक्शन। एटीट्यूड देखो हमें दुनिया को समझने का ना फ्रेमवर्क देता है। एटीट्यूड की सहायता से ना हम कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को सॉर्ट कर लेते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, IAS ऑफिसर है फॉर एग्जांपल टीना डाबी। अब ना टीना डाबी का एक एक्सपीरियंस रहा है, वो लोगों से मिली है और लोगों के दुख दर्द
टीना डाबी ने सुने हैं, तो ना अब एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड बन चुका है टीना डाबी का, किसके प्रति? लोगों के प्रति, जनता के प्रति। अब टीना डाबी की हो जाती है ट्रांसफर, नए डिस्ट्रिक्ट में जाके वो देखती है बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, लेकिन ना उसका पहले जो एटीट्यूड बना हुआ है ना लोगों के प्रति एम्पैथेटिक, वो ना उस एटीट्यूड से प्रोटेस्ट को देखेगी, वो बोलेगी कि देखो प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं लेकिन जनता परेशान है इसलिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो एम्पैथेटिक जो एटीट्यूड है उसकी सहायता से ना टीना डाबी प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करेगी, बजाय प्रोटेस्ट पे फोकस करने की लोग बेकार हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो ये देखेगी कि यार कोई ना कोई मजबूरी होगी तभी कर रहे हैं। तो मतलब देखो वर्ल्ड बहुत कॉम्प्लेक्स है, चीज़ों को ना सिंप्लीफाई करने में एटीट्यूड मदद करता है। यहाँ पे चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लिया गया टीना डाबी के द्वारा कि यार प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, कोई रीज़न होगा, रीज़न फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है ईगो डिफेंसिव फंक्शन। देखो एटीट्यूड ना हमें प्रोटेक्ट करता है बहुत सारी फीलिंग्स है, जैसे गिल्ट, फियर या फिर दूसरी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स। तो एटीट्यूड ना एक प्रकार से एक इमोशनल शील्ड की तरह है। जैसे कई बार ना कुछ लोग गंभीर बीमारियों से जूझ रहे होते हैं फिर भी कहते हैं यार कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इनकार करते हैं। वो एक प्रकार से ना अनकंफर्टेबल फीलिंग को अवॉइड कर रहे होते हैं, भाई कोई यार बीमारी के बारे में बात ना करे, बस छोड़ो। और आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी ना रिजल्ट के बाद बहुत सारे लोग ना यूपीएससी को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते हैं। मैंने भी वीडियो बनाई थी ट्रांसपेरेंसी के लिए कि हाँ यूपीएससी को कीज़ रिलीज़ करनी चाहिए, और वो मांग बिल्कुल सही भी है। मैं इस पे काम भी कर रहा हूँ, आने वाले समय में मतलब कुछ कॉन्क्रीट निकलता है तो आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन यूपीएससी को कई बार वैसे गाली दे देते हैं कि मेरा एग्ज़ाम ना यूपीएससी की वजह से क्लियर नहीं हो रहा है। तो एक प्रकार से ना वो यूपीएससी के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड दिखा के अपनी नाकामी छुपा रहे होते हैं, अपनी ईगो को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं कि कमी मेरे में नहीं है। समझ गए? तो ईगो डिफेंसिव फंक्शन परफॉर्म करता है एटीट्यूड। नेक्स्ट है वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। मतलब एटीट्यूड ना हमें अपने वैल्यूज और आइडेंटिटी दिखाने का ना चांस देता है। एटीट्यूड की सहायता से हम ये बता सकते हैं कि हम किन वैल्यूज में विश्वास करते हैं। जैसे मदर टेरेसा बहुत ज़्यादा काम किया गरीब लोगों के लिए, तो उन्होंने शो किया कि मैं कंपैशन की वैल्यू में बिलीव करती हूँ। जैसे गांधी जी थे, गांधी जी हमेशा से नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, तो उन्होंने बता दिया कि मेरी जो वैल्यू है वो नॉन वायलेंस है, मैं कभी अहिंसा नहीं करूँगा। इसलिए उन्होंने चोरी चोरा घटना के बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को छोड़ दिया था। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग फंक्शन। एटीट्यूड देखो सिंपली हमें ना डिसीजन लेने में मदद करता है। जैसे देखो मान लीजिए प्री क्लियर नहीं हुआ, अगर हमारा एटीट्यूड ऐसा है, पॉजिटिव एटीट्यूड है ज़बरदस्त कि हाँ यार छोड़ना नहीं है और गलतियों को एनालाइज करना है, तो आप डिसीजन ले सकोगे कि चलो अगला अटैम्प्ट लेना चाहिए। अगर नेगेटिव अटैम्प्ट है, नेगेटिव एटीट्यूड है या फिर फियर वाला एटीट्यूड है, मेहनत से नफरत वाला एटीट्यूड है, तो फिर आप अगला अटैम्प्ट नहीं लोगे। तो एटीट्यूड हमें हेल्प करता है डिसीजन लेने में। एटीट्यूड की सहायता से ना नेक्स्ट फंक्शन है सोशल एडजस्टमेंट वाला। एटीट्यूड की सहायता से ना आप लाइक माइंडेड लोग ढूंढ लेते हो। हाँ, इसका भी एटीट्यूड आंसर राइटिंग के प्रति अच्छा है, मेरा भी अच्छा है, दोनों को आंसर राइटिंग करनी है तो मिलके करते हैं। एटीट्यूड की सहायता से ना हम सोशल एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अब किसी का जेंडर इनइक्वालिटी के प्रति एटीट्यूड बहुत स्ट्रॉन्ग है कि जेंडर इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, दूसरा कहता नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, तो दोनों मिलके काम करेंगे। फिर नेक्स्ट है सोशल आइडेंटिटी फंक्शन। एटीट्यूड की सहायता से ना हम ये दिखा सकते हैं कि हमारी सोशल आइडेंटिटी क्या है। जैसे मान लो आप ना अपने बैग पे तिरंगा लगा के रखते हो, अपने शर्ट पे तिरंगा लगा के रखते हो, तो इससे आप ये शो कर रहे हो कि आपके अंदर ना वैल्यू है पैट्रियोटिज्म की, आप पैट्रियोटिक हो। तो एटीट्यूड की सहायता से ना हम अपनी सोशल आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शंस हैं एटीट्यूड के जो हमने एक एक करके डिस्कस किए। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन अर्बन मोबिलिटी से संबंधित आपको अटेम्प्ट करना है। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।